नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों से करेंगे बातचीत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस के दौरे पर। आईईए प्रमुख फातिह बायरोल से की मुलाकात। पेरिस में सीक्वी से ट्रा में भारत और फ्रांस के बीच बुनी गई कहानियां नामक प्रदर्शनी का किया दौरा। विशिष्ट अतिथि के रूप में फ्रांस के राजदूतों के 31वें सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। भारत ने ईरान को लेकर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील। विदेश मंत्रालय ने वहां रह रहे भारतीयों को किया अलर्ट। कहा, ईरान में रह रहे भारतीय दूतावास में तुरंत कराएं पंजीकरण। पिछले 11 वर्ष में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना और निर्यात 8 गुना बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कहा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में बनेगा बड़ा वैश्विक खिलाड़ी। 4 सेमीकंडक्टर संयंत्रों में इस वर्ष वाणिज्यिक उत्पादन हो जाएगा शुरू। और एनसीसी के जरिए भारत के भावी नेतृत्व को मिल रहा है आकार। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का संबोधन। शिविर को बताया भारत की एकता और युवा शक्ति का प्रतिबिंब। और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान वे अहमदाबाद और बेंगलुरु जाएंगे। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को अहमदाबाद में चांसलर मर्ज का स्वागत करेंगे। दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसने पिछले साल 25 वर्ष पूरे किए। व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित और सतत विकास तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस यात्रा से उच्चतम राजनीतिक स्तर पर नियमित बातचीत से और मजबूती मिलेगी। ये दोनों देशों के लोगों और व्यापार वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए एक दूरदर्शी साझेदारी के निर्माण हेतु भारत और जर्मनी के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि एनसीसी के माध्यम से भारत के भावी नेतृत्व को आकार मिल रहा है। वो दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2026 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्र निर्माण और युवा विकास में एनसीसी के निरंतर योगदान की सराहना की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपने 78वें वर्ष में एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन बन गया है, जो अनुशासित, जिम्मेदार और देशभक्त नागरिकों के निर्माण के अपने मूल उद्देश्य को दृढ़ता से कायम रखे हुए है। उन्होंने गणतंत्र दिवस शिविर को भारत के युवाओं में विश्वास और एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों को दर्शाता है। Central to this vision is the creation of an Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India powered by skilled, disciplined and value-driven youth. The NCC plays a crucial role in shaping such youths by instilling leadership, integrity and spirit and serve to the nation. You are the ambassadors of New India. The discipline you practice, the leadership you demonstrate and the sense of responsibility you develop here will define your role in building an Atmanirbhar and a strong India, that is Viksit Bharat. Whether you serve in uniform,
contribute through innovation, governance, education, or social service, the nation looks at you with a lot of hopes and confidence. In today's rapidly evolving global environment, India needs youth who are courageous yet compassionate, technically skilled yet rooted in good values. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी कैडेटों के अनुकरणीय योगदान को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 72,000 कैडेटों ने नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों के लिए स्वेच्छा से हिस्सा लिया, जिस राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता, साहस और आवश्यकता के समय में तत्परता का प्रदर्शन हुआ। Last year, our armed forces made the country proud, and they demonstrated to the world India's resoluteness by successfully carrying the Operation Sindoor. Operation Sindoor was a powerful symbol of the unwavering commitment of the Indian Armed Forces to protect the nation's honor, sovereignty, and its citizens. NCC made a commendable contribution during Operation Sindoor when nearly 72,000 NCC cadets transformed into NCC warriors and undertook voluntary service for civil defense measures. Republic Day holds special significance for every Indian. It reminds us of the values enshrined in our Constitution: justice, liberty, equality, and fraternity. The NCC Republic Day camp reflects these ideals in action. इससे पहले शिविर में पहुंचने पर उपराष्ट्रपति ने एनसीसी कैडेटों के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। उन्होंने हॉल ऑफ फेम का दौरा किया और एनसीसी की विरासत, उपलब्धियों और विकास के बारे में जानकारी ली। उपराष्ट्रपति ने युवा आपदा मित्र योजना और ड्रोन प्रशिक्षण जैसी पहलों को प्रदर्शित करने वाले प्रदर्शनी स्टॉलों का भी दौरा किया और आपदा तैयारियों और उभरती प्रौद्योगिकियों का अपनाने में संगठन के प्रयासों की सराहना की। बाद में उन्होंने कैडेटों की ओर से प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखा और उनसे बातचीत की। उनकी अनुशासन, उत्साह और राष्ट्रीय गौरव की भावना की प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा की और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट हुई और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पाथे नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर की एक रेप्लिका भेंट की। ये रेप्लिका शुद्ध चांदी की बनी है, जिस पर गुलाबी मीनाकारी की बारीकी नक्काशी की गई है। इस विशेष मॉडल को वाराणसी के सुप्रसिद्ध कलाकार कुंज बिहारी ने तैयार किया है। पीएम मोदी को काशी, उनके संसदीय क्षेत्र की कला के जरिए अयोध्या का प्रतीक भेंट करना यूपी के सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों फ्रांस और लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातिह बायरोल से मुलाकात की। इस बैठक में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत की विकास प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कहा कि उन्हें वैश्विक ऊर्जा स्थिति पर IEA प्रमुख का आकलन और भारत की विकास यात्रा के प्रति उनके समर्थन से प्रसन्नता हुई। इस बैठक का उद्देश्य भारत और यूरोपीय देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। पेरिस प्रवास के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने सी क्वी से टैम, भारत और फ्रांस के बीच बुनी गई कहानियां नामक प्रदर्शनी का दौरा किया। इस प्रदर्शनी में भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, कारीगरी और रचनात्मकता को प्रदर्शित किया गया है। इस विषय में विदेश मंत्री ने कहा कि ये प्रदर्शनी भारत और फ्रांस के बीच गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव की याद दिलाती है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 जनवरी तक फ्रांस और लक्समबर्ग की यात्रा पर हैं। इस दौरान फ्रांस में विदेश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और फ्रांसीसी विदेश मंत्री जियान नोएल बारो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पेरिस में रहते हुए डॉक्टर जयशंकर फ्रेंच एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस के 31वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को अपने बेड़े में शामिल किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल गोवा में इस पोत का शुभारंभ किया। 114 मीटर लंबे पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसे तेल रिसाव का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पोत उन्नत स्वीपिंग आर्म्स और डायनामिक पोजिशनिंग की सुविधा से सुसज्जित है। पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने, समुद्री कानूनों, प्रवर्तन, खोज और बचाव अभियानों में सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। पोत में परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक हेलीकॉप्टर हैंगर भी है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोत को देश की सामूहिक संकल्प और समृद्धि और आत्मविश्वास का प्रतीक बताया। समुद्र प्रताप का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। समुद्र की गरिमा और समुद्र की शक्ति के प्रतीक के रूप में समुद्र की रक्षा का संकल्प लेकर यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड्स का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूं यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि शिप में एक ही प्लेटफॉर्म पर कई कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट किया गया है। यही मॉडर्न अप्रोच आज के मैरीटाइम चैलेंजेस की मांग भी है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी और रेडीनेस और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। रक्षा मंत्री ने समुद्र उद्योग से भविष्य की परियोजनाओं में 90% स्वदेशीकरण का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और कोस्ट गार्ड फ्लीट की अब तक की सबसे बड़ी यह पोत है। आप इसका आकार देखिए, 4170 टन का डिस्प्लेसमेंट और 115 मीटर की लंबाई अपने आप में इसकी विशालता को दिखाती है। 22 नॉट्स की स्पीड इसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इस शिप की एक और खास बात यह है कि इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल्स का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत जल्द ही पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में बड़ा खिलाड़ी बनेगा। इसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, मटेरियल और इक्विपमेंट सभी शामिल हैं। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के तहत एप्पल ने 2025 में भारत से $50 अरब यानी करीब 4.15 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात किए। ये उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है। वैष्णव ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है और भारत पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैक को मजबूत करेगा। पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना बढ़ा है। निर्यात 8 गुना बढ़ने से ये देश के प्रमुख निर्यातों में शुमार हो गया है। 46 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। लैपटॉप, सर्वर और ऑडियो डिवाइस बनाने वाली कंपनियां भी जुड़ रही हैं। इससे मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को मजबूती मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल 4 सेमीकंडक्टर संयंत्रों में कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कुल 25 लाख रोजगार हैं। कई फैक्ट्रियों में एक जगह 5,000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। कुछ प्लांट में तो 40,000 तक कर्मचारी हैं। और ईरान में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अगली सूचना तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय में सोमवार को इस संबंध में एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में ये कहा गया है कि ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग
पूरी सतर्कता बरतें, किसी भी तरह के प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहें, स्थानीय हालात पर लगातार नजर रखें। इसके साथ ही भारतीय दूतावास, तेहरान की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स से जारी सूचनाओं पर ध्यान देने की अपील की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो भारतीय नागरिक ईरान में रेजिडेंस वीजा पर रह रहे हैं, वे यदि पहले से पंजीकृत नहीं है तो तुरंत भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में खुतबात-ए-मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक पीएम मोदी द्वारा 2014 से 2025 के बीच लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस भाषणों का संकलन है। उर्दू भाषा में प्रकाशित इस पुस्तक को राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय संस्था है और जिसका उद्देश्य देश भर में उर्दू भाषा का संरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उर्दू में खुतबात-ए-मोदी के प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे भाषाई समावेशन की दिशा में एक सार्थक कदम बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषणों में अंत्योदय, गरीबों का कल्याण, स्वच्छ भारत, राष्ट्रीय एकता और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं जैसी पहलों पर बल दिया गया, जो नए भारत के विजन को दर्शाती है। ये किताब असल में 2004 से 15 तक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए भाषणों का संग्रह है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण जहां उनकी असरदार भाषण शैली का सबूत है, वहीं ये भाषण इस देश के विकास और खुशहाली के लिए उनके खास विजन का भी दर्शाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के लिए प्रयास जैसे मंत्रों के साथ सरकार चलाई है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हमें उनकी भाषणों में मिलती है। 2014 में केंद्र में सरकार संभालने के बाद से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आखिरी कतार में खड़ी भारतीय नागरिकों की विकास और कल्याण के लिए जो स्कीम शुरू की गई है, उनकी विस्तारपूर्ण वर्णन भी हमें इन्हीं भाषणों में मिलती है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला स्कीम, जन औषधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन और सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत तक की सभी योजनाओं की पृष्ठभूमि अगर हम समझना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों से अच्छी तरह समझ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण हमें भारतीय नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों का भी एहसास कराता है और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 1000 साल के संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक, जो अडिग विश्वास और सभ्यता की कहानी बयां करता है। वर्ष 1026 में सोमनाथ पर पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन इसके बावजूद ये मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। आइए देखिए और गवाह बनिए उस सभ्यता के पुनर्जीवन का, जो धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। This temple was destroyed over 17 times, yet it stands as glorious as ever, completing 1000 years of endurance. This is the story of Somnath. The first among 12 Jyotirlingas, a symbol of civilizational and spiritual primacy. The first major recorded attack came in 1026 AD. Mahmud of Ghazni reached the shores of Somnath after a long campaign. On the 8th day, a battle ensued. 50,000 devotees laid down their lives protecting the mandir. The attack was not only for wealth, it was an attempt to break faith. The Jyotirlinga was shattered. The temple was desecrated. Yet Somnath did not end in 1026. What followed was something history rarely witnesses. Generation after generation rebuilt what was destroyed. Kings, saints, merchants, and ordinary devotees refused to let Somnath disappear. After independence, Sardar Vallabhbhai Patel visited Somnath on Diwali, announcing
Somnath would be rebuilt at the same place for civilizational self-respect. On 11th May 1951, Somnath reopened, with President Dr. Rajendra Prasad present. The symbol returned. 1,000 years have passed since that first invasion. The attackers are footnotes in history. Somnath is remembered for resilience. And in 2026, Somnath stands in all its glory, welcoming lakhs of devotees with expanded facilities and a renewed spirit of seva. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने सभी ब्रिज भारत की इंजीनियरिंग कौशल, आत्मनिर्भर भारत और विकास की अद्भुत कहानी की मिसाल हैं। ये ब्रिज एक ओर दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नए अवसरों का विस्तार करते हुए समुद्र से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक, घाटियों से लेकर गांवों तक भारत के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं और देश को विकसित भारत की नई राह दिखाते हैं। चलते चलते आपको दिखाते हैं इससे जुड़ा एक खास वीडियो। दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। Across roaring rivers and rising mountains, India is bringing itself closer, bridge by bridge. Each span carries the promise of progress. Today, we journey across India's most iconic railway bridges. Chenab Bridge, J&K. Soaring 359 meters above the Chenab River, stands the world's highest railway arch bridge. With a breathtaking central span of 467 meters and an overall length of 1,315 meters, it is taller than the Eiffel Tower itself. Anji Bridge, J&K, India's first cable-stayed railway bridge. Anji Bridge Rises 331 meters above the riverbed, supported by 96 high-strength cables stretching over 653 kilometers of steel strands. With a total length of 725 meters, this engineering marvel carves a reliable rail corridor through fragile Himalayan terrain. New Pamban Bridge, Tamil Nadu, stretching across 2.08 kilometers of open sea, India's first vertical lift railway sea bridge, reconnects the mainland to Rameshwaram. Its 72.5-meter lift span allows maritime traffic to pass beneath, while trains glide above in seamless harmony. Bogibeel Bridge, Assam. Extending over 4.94 kilometers across the Brahmaputra, the Bogibeel Rail-cum-Road Bridge stands among India's longest river bridges. Bridge number 144, Mizoram. Nestled in Mizoram's hills stands bridge number 144, rising 114 meters above the gorge, taller than the Qutub Minar. Spanning 378 meters, it opens the doors of development to communities that waited decades to be seen. More than structures, these bridges simplify journeys, expand opportunities, and brighten futures. From seas to summits and from valleys to villages, Indian Railways is connecting India's heart to its hopes.